एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर के इन्वेंशन से भी कई सालों पहले से ही इंसान खुद उड़ने या अपनी बनाई किसी चीज को उड़ाने की कोशिश में लगा हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले का टाइम यानी कि 1918 से लेकर 1939 तक का टाइम एविएशन इंडस्ट्री के लिए काफी इम्पोर्टेंट था। उस टाइम पर लंदन से कराची आने के लिए समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसमें कि 3-4 हफ्ते का टाइम लगता था। हालांकि इस टाइम पर भी दुनिया भर के कई इंजीनियर्स प्लेन बनाने पर काम कर रहे थे। ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में इंसानों की सबसे बड़ी खोज थी फायर, जिसके बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन ने कई बड़े और मास चेंजेस हुए। लेकिन अगर बात करें मॉडर्न सिविलाइजेशन की तो इनकी सबसे बड़ी इन्वेंशन एविएशन कही जा सकती है। सोचिए अगर आज प्लेन ना होते तो यहाँ से यूएसए तक जाने में आपको कितना टाइम लगता। आज एविएशन सेक्टर हमारी लाइफ में काफी अहम रोल अदा कर रहा है, लेकिन इसका इतिहास काफी ज्यादा पुराना नहीं है। एविएशन सेक्टर ने पिछले 6-7 दशकों में ही एक बड़ी तरक्की प्राप्त की है। एविएशन सेक्टर की ग्रोथ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज ये इंडस्ट्री ग्लोबल जीडीपी में $3.5 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन देती है, जो कि वर्ल्ड की कुल जीडीपी का 4.1% है। यानी कि यूके जैसे देश की वर्ल्ड जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है ये उसके बराबर है। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसे ही यहाँ नहीं पहुंची। फर्स्ट टाइम प्लेन में उड़ान भरने वाली फीलिंग की ही तरह इस इंडस्ट्री के ग्रोथ की कहानी भी इतनी ही थ्रिलिंग है। तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए एंड जॉइन अस एज वी टेक ऑफ फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ इंडियन एविएशन इंडस्ट्री। एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर के इन्वेंशन से भी कई सालों पहले से ही इंसान खुद उड़ने या अपनी बनाई किसी चीज को उड़ाने की कोशिश में लगा हुआ था। एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर की थ्योरी तो 14-15 सेंचुरी में कई इंजीनियर्स और डिजाइनर्स जैसे कि लियोनार्डो दा विंची ने दे दी थी, लेकिन हमें पहली सफलता मिली 1903 में, जब राइट ब्रदर्स ने पहले प्लेन उड़ाने का सफल परीक्षण किया। हालांकि इस टाइम पर भी दुनिया भर के कई इंजीनियर्स प्लेन बनाने पर काम कर रहे थे। राइट ब्रदर्स के इन्वेंशन के बाद कई देशों ने धीरे धीरे एयरक्राफ्ट का निर्माण कर लिया था, लेकिन अभी तक ये किसी खास काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा था। एयरप्लेन का फर्स्ट मेजर यूज होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। 1903 के बाद से कुछ स्पेशल केसेस में एरोप्लेन्स का यूज होता था, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादा मिलिट्री पर्पस के लिए किया जाता था। कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी, कोई अच्छी इन्वेंशन हुई है तो उसका इस्तेमाल बर्बादी के काम में कैसे न किया जाए। एयरक्राफ्ट का यूज मिलिट्री को वेपन, एम्यूनेशन और राशन सप्लाई करने के लिए किया जाता था। फिर एक इंजीनियर ने इसमें गन लगा दी, फिर किसी ने मशीन गन और बाद में रॉकेट और बॉम्ब्स, और इस तरह एयरक्राफ्ट एक वेपन बन गए और यहीं से एयरफोर्स की भी कहानी शुरू होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एरोप्लेन का मेजर यूज हुआ और एरोप्लेन्स ने उस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस एयरक्राफ्ट का लीडिंग मैन्युफैक्चरर बन चुका था और फ्रांस ने अकेले 68,000 फाइटर्स एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग की थी। फिर आता है गोल्डन एज ऑफ एविएशन, जिसमें आज की एविएशन इंडस्ट्री की नींव रखी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले का टाइम यानी कि 1918 से लेकर 1939 तक का टाइम एविएशन इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इस टाइम में एविएशन में काफ़ी ग्रोथ हुई, जिसके कारण इस टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ एविएशन कहा जाता है। इस टाइम पीरियड में जर्मनी में एविएशन के ऊपर काफ़ी काम हुआ। इसके पहले तक एयरप्लेन लकड़ी के बनते थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लो विंग मेटल मोनोप्लेन्स आ गए, जो कि लाइट वेट और एरो इंजन के निर्माण की वजह से पॉसिबल हुए। इसी टाइम पीरियड में लिफ्टिंग गैस के लिए हीलियम की शुरुआत होनी शुरू हुई। जेट इंजन्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ। आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एविएशन मॉडर्न वॉरफेयर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट का यूज होने लगा। इसी टाइम पर पहली बार एयरक्राफ्ट कैरियर का भी इस्तेमाल हुआ। रडार, लिक्विड फ्यूल, जेट फाइटर प्लेन्स और बाकी कई इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस भी इसी वक्त हुई थी। लेकिन अभी तक एयरप्लेन्स का यूज मिलिट्री पर्पस के लिए ही होता था। सिविल एविएशन का डेवलपमेंट शुरू हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद।
वैसे तो इन द ईयर 1909 वर्ल्ड की पहली एयरलाइन डी लैग स्टैब्लिश हो चुकी थी, लेकिन सिविल एविएशन में कुछ मेजर इम्पैक्ट नहीं था। सिविल एविएशन को नई पहचान दी डगलस DC-3 ने, जो कि मॉडर्न एयरक्राफ्ट का पहला रूप है, जिसने इन द ईयर 1935 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक वर्ल्ड के मेजर सिटीज में एयरपोर्ट्स बन चुके थे और अभी तक गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ सिविल, मिलिट्री पर्पस, मेल डिलीवरी और कार्गो कैरियर्स के रूप में प्लेन्स का यूज शुरू हो चुका था। लेकिन एविएशन को एक इंडस्ट्री के रूप में पहचान अभी भी नहीं मिली थी। एविएशन इंडस्ट्री को पहचान दिलाई शिकागो कन्वेंशन ने। इन द ईयर 1944 वर्ल्ड के कई बड़े देशों ने एक समझौता किया इन ऑर्डर टू सपोर्ट ईच अदर, जिसके लिए शिकागो में 7 दिसंबर को कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन साइन किया गया, जिसमें 54 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। इस कन्वेंशन को ही शिकागो कन्वेंशन भी कहते हैं। इस कन्वेंशन का पर्पस एविएशन इंडस्ट्री और एयर ट्रांसपोर्ट को सेफ, रेगुलर और चीप करना था। साथ ही इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को कोऑर्डिनेट करने के लिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी हुई, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो ये तो हुई वर्ल्ड एविएशन की शुरुआत, लेकिन इंडिया में एविएशन कैसे शुरू हुआ, चलिए जानते हैं। इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट की बात जब भी आती है तो 2 नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं, एक JRD टाटा और दूसरा एयर इंडिया। इन द ईयर 1932 जमशेदजी टाटा ने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी, जो कि बाद में चलकर एयर इंडिया बन गया। लेकिन इंडिया में एविएशन की शुरुआत इससे पहले ही हो चुकी थी। इंडिया की फर्स्ट फ्लाइट थी एक मेल फ्लाइट, जिसमें पहली बार चिट्ठियां पहुंचाने के लिए एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था। 18 फरवरी 1911 को पहली बार एक एयर मेल फ्लाइट ने इलाहाबाद से उड़ान भरी थी। ये उड़ान 13 मिनट की थी, जिसमें लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। 1920 के दशक में देश में इलाहाबाद, बॉम्बे और कोलकाता में एयरपोर्ट्स का निर्माण शुरू हो गया था। इंडियन एविएशन में बड़ा माइलस्टोन था साल 1927 में इंडियन सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की स्थापना, जिसके बाद सिविल एविएशन में काफी तेजी देखने को मिली। इंडिया की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट थी लंदन टू कराची। साल 1929 में इंपीरियल एयरवेज, जो कि वर्तमान में ब्रिटिश एयरवेज के नाम से जाना जाता है, उसने लंदन से कराची की उड़ान भरी। इस उड़ान को पूरा करने में उस टाइम पर 6 दिन लगते थे। वहीं पर प्लेन को भी 20 जगह पर बीच में रिफ्यूलिंग के लिए भी रुकना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टाइम तो काफी ज्यादा है, लेकिन उस वक्त के हिसाब से ये बहुत कम टाइम था। उस टाइम पर लंदन से कराची आने के लिए समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसमें कि 3-4 हफ्ते का टाइम लगता था। इसी साल एरो क्लब ऑफ इंडिया एंड बर्मा की स्थापना हुई थी, जो कि इंडिया का पहला फ्लाइंग स्कूल था। और वहां से सबसे पहला लाइसेंस किसे दिया गया, गेस कीजिए। जी हाँ, JRD टाटा। और यहीं से नींव पड़ती है मॉडर्न इंडियन एविएशन की। JRD टाटा ने टाटा एयर सर्विसेज की शुरुआत की थी एक कुरियर डिलीवरी एयरक्राफ्ट के रूप में। उन्हें इंपीरियल एयरवेज की तरफ से चिट्ठियां डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। टाटा एयर सर्विसेज ने अपनी पहली उड़ान अक्टूबर 1932 में कराची से बॉम्बे के लिए भरी थी। JRD टाटा, जो कि खुद एक लाइसेंस पायलट थे, उन्होंने ही इस प्लेन को उड़ाया भी था। धीरे धीरे टाटा एयर सर्विसेज ने मेल डिलीवरी के साथ पैसेंजर डिलीवरी का भी काम शुरू किया। इन द ईयर 1938 टाटा एयर सर्विसेज का नाम बदलकर टाटा एयरलाइन कर दिया गया। इंडियन एविएशन की शुरुआत के बाद से ही इस इंडस्ट्री में काफी तेजी आनी शुरू हुई। आफ्टर इंडिपेंडेंस टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया, जिसमें गवर्नमेंट के पास इस कंपनी का 49% स्टेक था। एयर इंडिया की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट थी बॉम्बे टू लंदन, जो कि 1948 में शुरू की गई थी। ये एक वीकली सर्विस थी, जिसमें कि 24 आवर्स का टाइम लगता था और साथ ही प्लेन को रिफ्यूलिंग के लिए 2 बार रुकना भी पड़ता था। आपको पता है कि इस इंटरनेशनल फ्लाइट का नाम क्या था? मालाबार प्रिंसेस। इसके बाद इंडिया में कई छोटे छोटे एयरलाइंस खुलने शुरू हो गए। इंडिया में एविएशन को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट ने इसका एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस शुरू किया, जिसमें इंडियन एयरलाइंस सारी डोमेस्टिक उड़ानों को मैनेज करती थी, तो वहीं पर एयर इंडिया सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को मैनेज करती थी। JRD टाटा की लीडरशिप में पोस्ट इंडिपेंडेंस एयर इंडिया ने कई माइलस्टोन्स अचीव किए, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाई और एक प्रीमियम एयरलाइन का स्टेटस भी प्राप्त किया। लेकिन 1970s के बाद वॉर के कारण इंडियन एविएशन को काफी स्ट्रगल करना पड़ा। 90s में आई इकोनॉमिक क्राइसिस ने ये सफर और भी मुश्किल बना दिया और इसके बाद शुरू हुआ एविएशन का प्राइवेटाइजेशन। 1994 में इंडिया ने प्राइवेट एयरलाइंस के आने का रास्ता साफ किया, जिसके बाद
कई प्राइवेट एयरलाइंस कंपनीज इंडिया में आनी शुरू हुई, जिससे मॉडर्न इंडियन एविएशन की भी नींव पड़ी। एविएशन में प्राइवेट एंटिटीज के आने के बाद जेट एयरवेज, स्पाइस जेट जैसी कई एयरलाइन आनी शुरू हुई और उन्होंने अपना सक्सेसफुल ऑपरेशन देश में शुरू भी किया। इंडिया के एविएशन सेक्टर में बड़ा परिवर्तन साल 2000 में आना शुरू हुआ। उस टाइम की बड़ी एयरलाइन कंपनीज जैसे कि एयर इंडिया, जेट एयरवेज एक्सेट्रा को चैलेंज करना शुरू किया नई आई छोटी छोटी लो कॉस्ट एयरलाइंस ने, जिन्होंने अपने फेयर काफी कम कर दिए। इन लो कॉस्ट एयरलाइंस में कुछ का नाम है इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर एक्सेट्रा। सस्ती फ्लाइट्स के कारण लाखों लोग फ्लाइट से ट्रैवल करने लगे और धीरे धीरे इन एयरलाइंस ने 70% डोमेस्टिक मार्केट पर अपना कब्जा कर लिया। सस्ते एयरफेयर ने इंडिया के एविएशन को कई गुना बढ़ा दिया, जिसके बाद इंडियन एविएशन वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 23 में 270 मिलियन पैसेंजर्स ने डोमेस्टिक फ्लाइट में उड़ान भरी, तो वहीं 56 मिलियन पैसेंजर्स ने इंटरनेशनल ट्रैवल किया। आज इंडियन एविएशन मार्केट वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है, जिसके 2024 तक यूके से भी आगे निकलने की संभावना है। आज के समय में इंडियन एविएशन मार्केट $16 बिलियन की है और ये तेजी से आगे बढ़ रही है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि आने वाले 10 सालों में इंडियन एविएशन वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एयर पैसेंजर मार्केट बन जाएगा। तो ये थी इंडियन एविएशन की कहानी, जो आज नई ऊंचाइयों को छू रही है। लेकिन इसके पीछे हाथ है एक मजबूत नींव का, जो जेआरडी टाटा और इंडियन गवर्नमेंट ने सालों पहले रखी थी। इंडियन एविएशन की ये ग्लोरियस हिस्ट्री आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप ऐसी वीडियोस को और भी देख पाएं।